बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सालार उस रोज़ किसी काम से लंच ब्रेक के बाद ऑफिस से निकल आया। रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रैफिक का अज़्दहाम देखकर उसने दूर से ही गाड़ी मोड़ ली। वो इस वक्त किसी ट्रैफिक जैम में फंसकर वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता था। गाड़ी को पीछे मोड़कर उसने एक दूसरी सड़क पर टर्न ले लिया। वो इस सड़क पर थोड़ा ही दूर आगे गया था जब उसने सड़क के किनारे फुटपाथ पर एक बूढ़ी खातून को बैठे देखा। वो एक बाई रोड थी और उस वक्त बिल्कुल सुनसान थी। खातून अपने लिबास और चेहरे से किसी बहुत अच्छे घराने की नजर आ रही थी। इनके हाथ में सोने की कुछ चूड़ियां भी नजर आ रही थीं और सालार को खदशा हुआ कि इस अकेली सड़क पर वो किसी हादसे का शिकार ना हो जाएं। उसने गाड़ी उनके करीब ले जाकर रोक दी। खातून की सफ़ेद रंगत उस वक्त सुर्ख थी और सांस फूला हुआ था और शायद वो अपना सांस ठीक करने के लिए ही सड़क के किनारे बैठी हुई थी। अस्सलाम वालेकुम अम्मा, क्या मसला है? आप यहाँ क्यों बैठी हैं? सालार ने अपने सन ग्लासेस उतारते हुए खिड़की से सर निकालकर पूछा। बेटा, मुझे रिक्शा नहीं मिल रहा। सालार ने उनकी बात पर हैरान हुआ। वह मेन रोड नहीं थी, एक रहायशी इलाके की बाई रोड थी और वहां रिक्शा मिलने का इम्कान भी नहीं था। अम्मा जी, यहाँ तो आपसे आपको रिक्शा नहीं मिल सकता, आपको जाना कहाँ है? इस खातून ने अब से अंदरूनी शहर के एक इलाके का नाम बताया। सालार के लिए बिल्कुल मुमकिन नहीं था कि वो उन्हें वहां छोड़ आता। आप मेरे साथ आ जाएं, मैं आपको मेन रोड पर छोड़ देता हूँ। अब वहां से आपको रिक्शा मिल जाएगा। साला ने पिछले दरवाजे का लॉक खोला और फिर अपनी सीट से उतर गया, मगर अम्मा जी ने उसे खासी मुताम्मिल नजर नजर आई। वो इनके अंदेशों को भाप गया। अम्मा जी, डरने की जरूरत नहीं है, मैं शरीफ आदमी हूँ, आपको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं सिर्फ आपकी मदद करना चाहता हूँ, क्योंकि इस सड़क से तो आपको रिक्शा मिलेगा नहीं और इस वक्त सड़क बिल्कुल सुनसान है। आपने जेवर पहना हुआ है, वो ये आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। सालार ने नरमी से इनके अंदेशे दूर करने की कोशिश की। खातून ने अपनी ऐनक दुरुस्त करते हुए अपनी चूड़ियों को देखा और फिर सालार को। लो, ये तो सारा जेवर नकली है। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है, मगर कोई भी गलत फहमी का शिकार हो सकता है। कोई आपसे ये थोड़ी पूछेगा कि ये जेवर असली हैं या नकली। सालार ने इनके झूठ का पर्दा रुकते हुए कहा। अब वो सोच में पड़ गईं। सालार को देर हो रही थी। ठीक है अम्मा जी, आप अगर मुनासिब नहीं समझती तो। उसने वापस अपनी गाड़ी की तरफ कदम बढ़ाए तो अम्मा जी फौरन बोल उठी। नहीं नहीं, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ, पहले ही टांगे टूट रही हैं चल चल के। वो टांगों पर जोर देते हुए उठने की कोशिश करने लगी। सालार ने इनका बाजू पकड़कर उन्हें उठाया, पिछली सीट का दरवाजा खोलकर उन्हें अंदर बिठा दिया। बाई रोड को तेजी से क्रॉस करके वो मेन रोड पर आ गया। अब वो किसी खाली रिक्शे की तलाश में था, मगर उसे रिक्शा नजर नहीं आया। वो आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी चलाते हुए किसी खाली रिक्शे की तलाश में ट्रैफिक पर नजरें दौड़ाने लगा। नाम क्या है बेटा तुम्हारा? उन्होंने पूछा। सालार। सालार, उन्होंने जैसे तस्दीक चाही। वो बेइख्तियार मुस्कुराया। जिंदगी में पहली बार उसने अपने नाम को बिगड़ते सुना था और इनको सही करने का कोई फ़ायदा नहीं था। वो पंजाबी खातून थीं और उसे बमुश्किल उर्दू में बात कर रही थीं। जी, सालार ने तस्दीक की। सालार, क्या नाम हुआ? क्या मतलब हुआ इसका? उन्होंने एकदम दिलचस्पी ली। सालार ने उन्हें अपने नाम का मतलब इस बार पंजाबी में समझाया। अम्मा जी को इसके पंजाबी बोलने पर खासी खुशी हुई। अब वो पंजाबी में गुफ्तगू करने लगीं। सालार के नाम के मतलब पूछने के बाद उन्होंने कहा, मेरी बड़ी बहू के वहाँ बेटा हुआ है। वो हैरान हुआ। उसे तवक्को नहीं थी कि नाम का मतलब जानने के बाद इनका अगला जुमला ये होगा। जी मुबारक हो। फौरी तौर पर उसे यही सूझा। खैर मुबारक। उन्होंने खासी मुसरत से उसकी मुबारकबाद वसूल की। मेरी बहू का फ़ोन आया था, पूछ रही थी कि अम्मी आप नाम बताएं, मैं तुम्हारा नाम दे दूं? उसने बैक व्यू मिरर से कुछ हैरान होकर उन्हें देखा। दे दें। चलो भाई, ये तो मसला हल हुआ। अम्मा जी अब इत्मीनान से ऐनक उतार कर अपनी बड़ी सी चादर के पल्लू से इसके शीशे साफ करने लगी। सालार को अभी तक कोई रिक्शा नजर नहीं आया था। उम्र कितनी है तुम्हारी? उन्होंने गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से जोड़ा जहां से तोड़ा था। 30 साल। शादीशुदा हो? सालार सोच में पड़ गया। वो हाँ कहना चाहता था, मगर उसका ख्याल था कि हाँ की सूरत में सवालात का सिलसिला मजीद दराज हो जाएगा, इसलिए बेहतर यही है कि इनकार कर दे। और उसका ये अंदाजा उस दिन की सबसे फाश गलती थी। नहीं। नहीं, क्यों नहीं की शादी? बस ऐसे ही ख्याल नहीं आया, उसने झट बोला। अच्छा। कुछ देर वो खामोश रही। सालार दुआएं करता रहा कि उसे रिक्शे जल्दी मिल जाए। उसे देर हो रही थी। क्या करते हो तुम? मैं बैंक में काम करता हूँ। क्या काम करते हो? सालार ने अपना ओहदा बताया। उसे अंदाजा था कि अम्मा जी के सर के ऊपर से गुजरेगा।
मगर वो इस वक्त हक्का-बक्का रह गया जब उन्होंने बड़े इत्मीनान से कहा, "ये अफ़सर होता है ना?" वो बेइख्तियार हँसा। इससे अच्छी वज़ाहत कोई उस काम की दे नहीं सकता था। "जी अम्मा, अफ़सर होता है।" वो महफ़ूज़ हुआ। "कितना पढ़ा है तुम?" 16 जमातें। इस बार सालार ने अम्मा जी का फ़ॉर्मूला इस्तेमाल करते हुए अपनी तालीम को आसान लफ्ज़ों में पेश किया। अम्मा जी का ये जवाब इस बार भी हैरानकुन था। "ये क्या बात हुई 16 जमातें? अरे भई एमबीए किया है या एमए इकोनॉमिक्स?" सालार बेइख्तियार पलटकर अम्मा जी को देखा। वो अपने ऐनक के शीशों से उसे घूर रही थीं। "अम्मा जी, आपको पता है एमबीए क्या होता है या एमए इकोनॉमिक्स क्या होता है?" वो वाक़ई हैरान हुआ था। "लो भई, मुझे नहीं पता होगा। मेरे बड़े बेटे ने पहले एमए इकोनॉमिक्स किया, फिर उधर पाकिस्तान से फिर इंग्लैंड जाकर उसने एमबीए किया। वो भी बैंक में काम करता है, मगर वो उधर इंग्लैंड में है। इसी का तो बेटा हुआ है।" सालार ने एक गहरा सांस लेते हुए गर्दन वापस मोड़ी। "फिर तुमने बताया नहीं, क्या?" सालार को फौरी तौर पर याद नहीं आया कि उन्होंने क्या पूछा था। "यही कि आप अपनी तालीम के बारे में।" मैंने भी एमबीए किया है।" "कहाँ से?" "अमेरिका से।" "अच्छा, माँ-बाप हैं तुम्हारे?" "जी।" "कितने बहन-भाई हैं?" सवालात का सिलसिला दराज होता जा रहा था। 5। सालार को कोई जाए फरार नज़र नहीं आई। "कितनी बहनें और कितने भाई?" "1 बहन और 4 भाई।" "शादियाँ कितनों की हुई?" "मेरे अलावा सबकी।" "तुम सबसे छोटे हो?" "नहीं, मैं चौथे नंबर पर हूँ। एक भाई छोटा है।" सालार को अब पहली बार अपने सोशल वर्क से पछतावा होने लगा। "उसकी भी शादी हो गई?" "जी।" "तो फिर तुमने शादी क्यों नहीं की? कोई मोहब्बत-वोहब्बत का चक्कर तो नहीं है?" इस बार सालार के पैरों के नीचे से हकीकत में ज़मीन खिसक गई। वो इनकी क़याफ़ा शनासी का कायल होने लगा। "अम्मा जी, रिक्शा नहीं मिल रहा। मुझे आप एड्रेस बता दें, मैं आपको खुद छोड़ आता हूँ।" सालार ने इनके सवाल के जवाब का गोल-मोल जवाब दिया। देर तो उसे पहले ही हो चुकी थी और रिक्शे का अभी भी कहीं नामो निशान नहीं था और इस बूढ़ी खातून को तो कहीं सड़क पर भी खड़ा भी नहीं कर सकता था। अम्मा जी ने उसे पता बताया। सालार की समझ में कुछ नहीं आया। एक चौक में खड़े ट्रैफिक कांस्टेबल को उसने वो पता दोहराकर मदद करने के लिए कहा। कांस्टेबल ने उसे इलाके का रास्ता समझाया। सालार ने दोबारा गाड़ी चलाना शुरू की। "तो फिर तुमने मुझे बताया नहीं कि मोहब्बत का चक्कर-वक्कर तो नहीं था?" सालार का दिल चाहा कि वो कहीं डूब कर मर जाए। वो खातून अभी तक अपना सवाल नहीं भूली थी, जबकि वो सिर्फ़ इस सवाल के जवाब से बचने के लिए उन्हें घर छोड़ने पर तैयार हुआ था। "नहीं अम्मा जी, ऐसी कोई बात नहीं है।" इस बार उसने संजीदगी से कहा। "अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र।" वो अम्मा जी की इस अल्हम्दुलिल्लाह का सियाक व सबाक समझ नहीं पाया और उसने इसका तरद्दुद भी नहीं किया। अम्मा जी अब उसके माँ-बाप के बारे में कुरेद-कुरेद कर मालूमात हासिल करने की कोशिश फरमा रही थीं। सालार वाक़ई मुसीबत में फँस गया था। सबसे बड़ी गड़बड़ उस वक़्त हुई जब वो अम्मा जी के बताए हुए इलाके में पहुँचा और उसने अम्मा जी से मतलूबा गली की तरफ रहनुमाई करने की दरख्वास्त फरमाई और अम्मा जी ने कमाल इत्मीनान से कहा, "अब ये मुझे पता है कि इस इलाके में घर है, मगर पता मुझे मालूम नहीं।" वो भौंचक्का रह गया। "अम्मा जी, तो घर कैसे पहुँचाऊँ मैं आपको, बगैर पते के? मैं आपको कहाँ ड्रॉप करूँ?" वो अपने घर पर नंबर लिखा नंबर और नाम बताने लगी। "नहीं अम्मा जी, आप मुझे गली का, रोड का नाम बताएँ।" वो गली की नाम के बजाय निशानियाँ बताने लगी। "हलवाई की एक दुकान है, गली के कोने में, बहुत खुली गली है। परवेज़ साहब का घर भी है वहीं, जिनके बेटे ने जर्मनी में शादी की है पिछले हफ्ते। पहली बीवी उसकी उधर ही है, हमारे मोहल्ले में। शादी की इत्तला मिलने पर बेचारी ने रो-रो कर मोहल्ला सर पर उठा लिया था।" वो निशानियाँ बताते-बताते कहीं की कहीं बात ले गईं। सालार ने सड़क के किनारे गाड़ी खड़ी कर दी। "अम्मा जी, आपके शौहर का नाम क्या है? घर के बारे में और गली के बारे में कुछ तफ़सील से बताएँ। इस तरह तो मैं कभी भी आपको घर नहीं पहुँचा सकूँगा।" इसने तहम्मुल से काम लेते हुए कहा। "मैं सईदा अम्मा के नाम से जानी जाती हूँ। मियाँ बेचारे तो 10 साल पहले फ़ौत हो गए थे, इनको तो लोग भूल-भाल गए। गली का तो मैं तुम्हें बता ही रही हूँ कि कितनी बड़ी गली है। 3 दिन पहले गटर के 2 ढक्कन लगाए गए हैं, बिल्कुल नए, सीमेंट से जोड़कर। हर माह कोई न कोई उतार कर ले जाता था, अब बेफ़िक्री हो गई है।" सालाहर ने बेख्तियार गहरी सांस ली। "अम्मा जी, क्या मैं ये कहकर लोगों से आपकी गली का पूछूं कि गटर के 2 नए ढक्कनों वाली गली? आप वहाँ किसी ऐसे शख्स का नाम बताएं जिसे लोग जानते हों, जो कदरे मारूफ हो।" अच्छा, वो मुर्तज़ा साहब हैं जिनके बेटे मुज़फ़्फ़र की टाँग टूट गई थी कल सुबह। अम्मा जी, कोई तारुफ नहीं होता। वो उसकी बात कर बुरा मान गई। "लो भला, अब क्या हर घर में टाँग टूटती है किसी न किसी की? एक ही की टूटी थी, वो बता रही हूँ।"
सालार चुपचाप गाड़ी से उतर गया। आसपास की दुकानों से इसने सईदा अम्मा के बताए हुए कौइफ के मुताबिक गली तलाश करना शुरू की, मगर जल्द ही उसे पता चल गया कि इन निशानियों के साथ वो कम से कम आज की तारीख में घर नहीं ढूंढ सकता। वो मायूस होकर वापस लौटा। अम्मा जी, घर में फोन है आपके? गाड़ी के अंदर घुसते ही उसने पूछा। हाँ है। सालार ने सुकून का सांस लिया। इसका नंबर मुझे बताएं। सालार ने अपना मोबाइल निकालते हुए कहा। नंबर का तो मुझे पता नहीं। एक बार वो फिर थक से रह गया। फोन नंबर भी नहीं पता? इसने शदीद सदमे के आलम में कहा। बेटा, मैंने कौन सा कभी फोन किया है? मेरे बेटे तो खुद कर लेते हैं, रिश्तेदार भी खुद करते हैं, या जरूरत हो तो मैं बेटी से कहती हूँ, वो फोन मिला देती है। इधर मॉडल टाउन में किसके पास गई थी आप? सालार को एकदम ख्याल आया। उधर कुछ रिश्तेदार हैं, मेरे पोते की मैं मिठाई देने गई थी, उन्होंने फखरिया बताया। सालार ने सुकून का सांस लेते हुए गाड़ी स्टार्ट की। ठीक है, उधर ही चलते हैं, वहां का पता बताएं। पता तो मुझे नहीं पता। सालार इस बार सदमे से कुछ देर के लिए बोल भी ना सका। तो फिर कैसे गई थी आप? अरे बेटा, असल में जहां जाना होता है हमसाए के बच्चे छोड़ आते हैं, इन्हीं को घर का पता है। 10 साल से तो ये काम ऐसे ही चल रहा है। वो छोड़ आते हैं, फिर वहां वाले मुझे बिलाल या कोई भी घर छोड़ आता है। असल में ये बिलाल वगैरह भी पहले मेरे मोहल्ले में ही रहते थे, यही कोई 10-12 साल पहले इधर गए हैं, इसलिए मेरे पूरे मोहल्ले का इनके घर को सबको पता है। सालार ने कुछ नहीं कहा। उसे अब उम्मीद थी कि जहां से इसने एक खातून को पिक किया है, बिलाल वगैरह का घर वहीं कहीं होगा। सईदा अम्मा की गुफ्तगू जारी थी। आज तो ऐसा हुआ कि बिलाल के घर पे कोई था ही नहीं, सिर्फ मुलाजमा थी। मैं कुछ देर बैठी रही, फिर वो लोग नहीं आए तो मैंने सोचा कि मैं खुद घर चली जाऊं, मगर फिर माशाल्लाह तुम मिल गए। अम्मा जी, आप रिक्शे वाले को क्या बताती हैं? वही जो तुम्हें बताया। वो इनकी जहानत पर बाग बाग हो गया। इससे पहले कभी आप इस तरह से पता बताकर घर पहुंची हैं? उसने कदरे अफसोस भरे लहजे में गाड़ी को रिवर्स करते हुए पूछा। नहीं, कभी नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ी। सईदा अम्मा का इत्मीनान काबिल रश्क था। सालार मजीद कुछ कहे बगैर गाड़ी सड़क पर ले आया। अब तुम कहाँ जा रहे हो? सईदा अम्मा ज्यादा देर चुप नहीं रह सकी। जहां से मैंने आपको लिया था उसी सड़क पर होगा, आपने कौन सा टर्न तो नहीं लिया था? सालार ने बैक व्यू मिरर में उन्हें देखते हुए पूछा। नहीं नहीं, मैंने नहीं टर्न लिया। सईदा अम्मा ने कदरे उलझे हुए अंदाज में कहा। सालार ने उनके लहजे पर गौर नहीं किया। उसने इत्मीनान की सांस ली। इसका मतलब था कि घर सड़क पर ही कहीं था और गलियों के बनिस्बत कॉलोनी में घर तलाश करना आसान था, वो भी इस सूरत में जब उसे सिर्फ एक सड़क के घर देखने थे। तुम सिगरेट पीते हो? खामोशी एकदम टूटी। वो गाड़ी ड्राइव करते चौंक गया। मैं? उसने बैक व्यू मिरर में देखा। सईदा अम्मा भी बैक व्यू मिरर में देख रही थी। नहीं। वो सवाल कुछ समझ नहीं सका। कोई नशा वगैरह? इस बार सवाल से ज्यादा उनकी बेतकल्लुफी पर हैरान हुआ। आप क्यों पूछ रही हैं? बस वैसे ही। अब इतना लंबा रास्ता मैं खामोश कैसे रहूंगी? उन्होंने अपनी मजबूरी बताई। आपको क्या लगता है मैं करता हूँगा कोई नशा? सालार ने जवाबन उनसे पूछा। नहीं कहा, इसीलिए तो मैं पूछ रही हूँ। तो फिर नहीं करते? इनके अंदाजे ने इस बार सालार को महफूज किया। नहीं, उसने मुख्तसरन कहा। अब वो सिग्नल पर रुके हुए थे। कोई गर्लफ्रेंड है? सालार को लगा उसने सुनने में कोई गलती की हुई है। उसने पलट कर सईदा अम्मा को देखते हुए पूछा। आपने क्या पूछा? मैंने कहा कोई गर्लफ्रेंड है? सईदा अम्मा ने गर्लफ्रेंड पर जोर देते हुए कहा और सालार खिलखिलाकर हंस पड़ा। आपको पता है गर्लफ्रेंड क्या होती है? सईदा अम्मा इसके सवाल पर बुरा मान गई। क्यों भाई, 2 बेटे हैं मेरे, मुझे पता नहीं होगा कि गर्लफ्रेंड क्या होती है? जब इन्हें बाहर पढ़ने के लिए भेजा था तो कहकर भेजा था मेरे शौहर ने कि गर्लफ्रेंड नहीं होनी चाहिए, और फिर महीने में एक बार फोन आता था दोनों का। सिग्नल खुल गया। सालार ने मुस्कुराते हुए सीधा हो गया और एक्सीलेटर पर पांव दबाया। सईदा अम्मा ने बात जारी रखी। मैं दोनों से कहती थी कि कसम खाकर बताएं कि उन्होंने कोई गर्लफ्रेंड बनाई है या नहीं, जब तक शादियां नहीं हो गई। हर बार फोन पर सबसे पहले दोनों कसम खाकर यही बताते थे। सलाम भी बाद में क्या करते थे, वो फखरिया अंदाज में बता रही थी। बड़े ताबेदार बच्चे हैं मेरे, दोनों ने गर्लफ्रेंड्स नहीं बनाई। और आपने अपनी पसंद से दोनों की शादियां उनकी की हैं? सालार ने पूछा। नहीं, दोनों ने उधर ही अपनी पसंद से शादियां की है, उन्होंने सादगी से कहा। और सालार के हलक से बेइख्तियार कह कहा निकला। क्या हुआ? सईदा अम्मा संजीदगी से पूछा। कुछ नहीं। आपकी बहुएं अंग्रेज हैं? नहीं, पाकिस्तानी हैं, मगर वो वहीं रहती हैं। मेरे बेटों के साथ काम करती थी। मगर तुम हंसे क्यों? सईदा अम्मा ने अपना सवाल दोहराया। कोई खास बात नहीं।
सईदा अम्मा कुछ देर खामोश रहीं, फिर उन्होंने कहा, तो तुमने बताया नहीं कि गर्लफ्रेंड? सालार ने बात काट दी। नहीं है सईदा अम्मा, गर्लफ्रेंड भी नहीं है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक बार फिर इस माशाअल्लाह के साथ वो सबाक समझने वो नाकाम रहा। घर अपना है, नहीं किराए का है? कोई मुलाजमा वगैरह है? मुस्तकिल तो नहीं है, मगर सफाई वगैरह के लिए मुलाजिम रखा हुआ है। और ये गाड़ी तो अपनी ही होगी? जी। और तनख्वाह कितनी है? सालार रवानी से जवाब देते देते एक बार फिर चौंका। गुफ्तगू की नौयत किस तरफ जा रही थी फौरी तौर पर उसकी समझ में नहीं आया। सईदा अम्मा, आप यहाँ अकेली क्यों रहती हैं? अपने बेटों के पास क्यों नहीं चली जाती? सालार ने मौजू बदला। हाँ, मेरा यही इरादा। पहले तो मेरा दिल नहीं चाहता था, मगर अब ये सोचा है कि बेटी की शादी कर लूं तो फिर बाहर चली जाऊंगी। अकेले रहते रहते तंग आ गई हूँ। सालार अब इस सड़क पर आ गया जहाँ उसने सईदा अम्मा को पिक किया था। मैंने आपको यहाँ से लिया था, आप बताएं इनमें से कौन सा घर है? सालार ने गाड़ी की रफ्तार आहिस्ता करते हुए दाएं तरफ घरों पर नजर डाली। नंबर का नहीं पता, घर की पहचान तो होगी आपको? सईदा अम्मा ने बगौर घरों को देख रही थी। हाँ हाँ, घर की पहचान है। वो घर की निशानियां बताने लगी, जो इतनी मुबहम थी जितना उनका अपने घर का पता। वो सड़क के आखिरी सिरे से पहुंच गए। सईदा अम्मा घर नहीं पहचान सकी। सालार बिलाल के वालिद का नाम पूछकर गाड़ी से नीचे उतर गया और बारी बारी दोनों अतराफ के घरों से सईदा अम्मा के बारे में पूछने लगा। आधे घंटे के बाद वो इस सड़क पर मौजूद हर घर में जा चुका था। अब मतलूबा नाम के किसी आदमी का घर वहां मौजूद नहीं था। आपको इनका नाम ठीक से याद है? वो थक हार कर सईदा अम्मा के पास आया। हाँ, लो भला, अब मुझे नाम भी पता नहीं होगा? सईदा अम्मा ने बुरा मनाया। लेकिन इस नाम के किसी आदमी का घर यहाँ नहीं है, ना ही कोई आपके बारे में जानता है। सालार ने गाड़ी का दरवाजा खोलकर अंदर बैठते हुए कहा। हाँ, तो ये साथ वाली सड़क पर देख लो। सईदा अम्मा ने कुछ फासले पर एक और सड़क की तरफ इशारा किया। लेकिन सईदा अम्मा, आपने तो कहा था घर इसी सड़क पर है। सालार ने कहा। मैंने कब कहा था? वो मोतरज हुई। मैंने आपसे पूछा कि आपने टर्न नहीं लिया तो आपने कहा नहीं। सालार ने उन्हें याद कराया। वो तो मैंने कहा था, मगर ये होता क्या है? और सालार का दिल डूबा। टर्न? हाँ, यही। आप किसी और सड़क से मुड़कर तो यहाँ नहीं आई। तो इस तरह कहो ना कि मुड़ी थी कि नहीं। सईदा अम्मा को तसल्ली हुई। मैं क्यों यहाँ बैठ गई थी? थक थक कर चल कर। और ये सड़क तो छोटी सी, यहाँ से मैं चलकर क्या थक सकती हूँ? और सालार ने गाड़ी स्टार्ट कर ली। वो दिन बहुत ही बुरा दिन था। पूरा दिन उसका खराब हुआ। किसी सड़क से मुड़कर यहाँ आई थी आप? उसने सईदा अम्मा से कहते हुए गाड़ी आगे बढ़ाई। मेरा ख्याल है वो पहली सड़क को देख लेते हैं, वो उलझी। ये है, उन्होंने कहा। सालार को यकीन था कि वो सड़क नहीं होगी, मगर उसने गाड़ी उस सड़क पर मोड़ ली। ये तो तय था कि आज का उसका सारा दिन इसी तरह जाया होना था। अगला 1 डेढ़ घंटा वहां आसपास के मुख्तलिफ सड़कों पर सईदा अम्मा को लेकर फिरता रहा, मगर उसे कोई कामयाबी नहीं हुई। सईदा अम्मा को हर घर से दूर से शनासा लगता। पास जाने पर वो कहना शुरू कर दी, ना 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 ना, ये तो नहीं है। अब बिल आखिर कॉलोनी में तलाश छोड़कर उन्हें वापस उसी मोहल्ले में ले आया जहां वो पहले इनका घर ढूंढ रहा था। मजीद 1 डेढ़ घंटा वहां जाया करने के बाद जब वो थक कर वापस गाड़ी के पास आया तो शाम हो चुकी थी। सईदा अम्मा इसके बरक्स इत्मीनान से गाड़ी में बैठी थी। मिला? उन्होंने सालार के अंदर बैठते ही पूछा। नहीं, अब तो रात हो रही है, तलाश बेकार है। मैं पुलिस में रिपोर्ट करवा देता हूँ। आपकी आपकी बेटी या आपके मोहल्ले वाले आपके न मिलने पर पुलिस से राब्ता तो करेंगे ही, फिर वो ले जाएंगे आपको। सालार ने एक बार फिर गाड़ी स्टार्ट करते हुए तजवीज़ पेश की। आमिना बेचारी परेशान हो रही होगी। सईदा अम्मा को अपनी बेटी का ख्याल आया। सालार का दिल चाहा कि इनसे कहे कि वो इनकी बेटी से ज़्यादा परेशान है, मगर वो खामोशी से ड्राइव करते हुए गाड़ी पुलिस स्टेशन में ले आया। रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद वो उठकर वहां से निकलने लगा। सईदा अम्मा भी उठ खड़ी हुई। आप बैठें, आप यहीं रहेंगी? सालार ने उनसे कहा। नहीं, हम इन्हें यहाँ कहाँ रखेंगे, आप इन्हें साथ ले जाएं। किसी ने हमसे राब्ता किया तो हम इन्हें आपका पता बता देंगे, पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा। लेकिन मैं तो इनको आपके हवाले करना चाहता हूँ। सालार मोतरज हुआ। देखें, बूढ़ी खातून हैं, अगर कोई राब्ता नहीं करता तो हमसे रात कहाँ रहेंगी ये? और अगर कुछ दिन और गुजर गए तो? पुलिस इंस्पेक्टर कहता गया और सईदा अम्मा ने इस बात मुकम्मल करने नहीं दी। नहीं नहीं, मुझे इधर नहीं रहना। बेटा, मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगी। मैं इधर कहाँ बैठूंगी आदमियों में? सालार ने उन्हें पहली बार घबराए हुए देखा। लेकिन मैं तो अकेला रहता हूँ, वो कहते कहते रुक गया। फिर उसे फुरकान के घर का ख्याल आया। अच्छा ठीक है, चलें। इसने एक गहरा सांस लिया। बाहर गाड़ी में आकर उसने मोबाइल पर फुरकान से राब्ता किया। वो उन्हें फुरकान के वहां ठहराना चाहता था। फुरकान अभी हॉस्पिटल में ही था। उसने मोबाइल पर सारी सूरत हाल उसे बताई।
नौशीन तो गाँव गई हुई है, फुरकान ने उसे बताया, मगर कोई मसला नहीं, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। इन्हें अपने फ्लैट पर ले जाऊँगा, वो कौन-सी कोई नौजवान खातून है कि मसला हो जाएगा। तुम ज़रूरत से ज़्यादा ही कुछ मोहतात हो रहे हो। नहीं, मैं इनके आराम के हवाले से कह रहा था। ऑकवर्ड ना लगे उन्हें, सालार ने कहा। नहीं लगता यार, पूछ लेना तुम इनसे, वरना फिर किसी साथ फ्लैट में ठहरा देंगे, आलम साहब की फैमिली के साथ। अच्छा तो फिर आओ तुम देखते हैं। सालार ने मोबाइल बंद करते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हारे पास ही रह लूंगी। तुम मेरे बेटे के बराबर हो, मुझे एतमाद है तुम पर। सईदा अम्मा ने मुतमईन लहजे में कहा। सालार ने सिर्फ मुस्कुराने पर इक्तफा किया। इसने रास्ते में रुककर एक रेस्टोरेंट से खाना लिया। भूख से इसका बुरा हाल हो रहा था और एकदम उसे एहसास हुआ कि सईदा अम्मा भी दोपहर से उसके साथ कुछ खाए पिए बगैर फिर रही हैं। उससे निदामत का एहसास हुआ। अपने फ्लैट की तरफ जाते हुए उसने रास्ते में एक जगह रुक कर सईदा अम्मा के साथ सेब का ताज़ा जूस पिया। वो ज़िंदगी में पहली बार किसी बूढ़े शख्स के साथ इतना वक़्त गुज़ारा था और उसे एहसास हो रहा था कि ये काम आसान नहीं था। फ्लैट में पहुंचकर वो अभी सईदा अम्मा के साथ खाना खा रहा था जब फुरकान आ गया। उसने सईदा अम्मा से खुद ही अपना तारुफ करवाया, फिर खाना खाने लगा। चंद मिनटों में वो सईदा अम्मा के साथ इतनी बेतकल्लुफ़ी के साथ ठेठ पंजाबी में गुफ्तगू कर रहा था कि सालार को रश्क आने लगा। उसने फुरकान से अच्छी गुफ्तगू करने वाला कभी कोई नहीं देखा था। उसके गुफ्तगू के अंदाज में कुछ न कुछ ऐसा ज़रूर था कि दूसरा अपना दिल उसके सामने खोल कर रख देने पर मजबूर हो जाता था। इतने सालों से दोस्ती के बावजूद फुरकान की तरह गुफ्तगू करना वो नहीं सीख सका था। 10 मिनट के बाद वहाँ खामोशी से खाना खाने वाली एक सामे की हैसियत वो इख्तियार कर चुका था, जबकि फुरकान और सईदा अम्मा मुसलसल गुफ्तगू में मसरूफ़ थे। सईदा अम्मा ये जान कर के फुरकान डॉक्टर है, उनसे तिब्बी मशवरा लेने में मसरूफ़ हो गईं। खाने के खात्मे तक वो फुरकान को मजबूर कर चुकी थी कि वो अपना मेडिकल बॉक्स लाकर इनका चेकअप करे। फुरकान ने उन्हें ये नहीं बताया कि वो ऑन्कोलॉजिस्ट था। वो बड़े तहम्मुल मिजाजी से अपना बैग ले आया। उसने सईदा अम्मा का ब्लड प्रेशर चेक किया, फिर इनके दिल की रफ्तार को नापा और आखिर में नब्ज़ चेक करने के बाद उन्हें यकीन दिलाया कि वो बेहद तंदुरुस्त हालत में हैं और ब्लड प्रेशर या दिल की कोई बीमारी उन्हें नहीं है। सईदा अम्मा एकदम बेहद हशाश बशाश नज़र आने लगीं। सालार इनके दरमियान होने वाली गुफ्तगू सुनते हुए किचन में बर्तन धोता रहा। वो दोनों लाउंज में के सोफ़ों पर बैठे हुए थे। फिर इसी दौरान उसने फ़ोन की घंटी सुनी। फुरकान ने फ़ोन उठाया। दूसरी तरफ डॉक्टर सब्त अली थे। सलाम दुआ के बाद उन्होंने कहा कि सालार ने पुलिस स्टेशन पर किसी सईदा नाम की खातून के बारे में इत्तला दी थी। फुरकान हैरान हुआ। जी वो यहीं हैं हमारे पास। ओह अल्लाह का शुक्र है, डॉक्टर सब्त अली ने बेख्तियार कहा। हाँ वो मेरी अजीज़ा हैं, हम इन्हें तलाश कर रहे थे चंद घंटों से। पुलिस से राब्ता किया तो सालार का नाम और नंबर दिया उन्होंने। फुरकान ने उन्हें सईदा अम्मा के बारे में बताया, फिर सईदा अम्मा की बात फ़ोन पर उनसे करवाई। सालार भी बाहर लाउंज में आ गया। सईदा अम्मा फ़ोन पर गुफ्तगू में मसरूफ़ थीं। डॉक्टर साहब की अजीज़ा हैं ये, फुरकान ने धीमी आवाज़ में उसके करीब आकर कहा। डॉक्टर सब्त अली साहब की? सालार हैरान हुआ। हाँ इन्हीं की। सालार ने बेख्तियार इत्मीनान भरा सांस लिया। भाई साहब कह रहे थे तुमसे बात करवाने को, सईदा अम्मा ने फुरकान से कहा। फुरकान तेजी से इनकी तरफ बढ़ा और रिसीवर लेकर कागज पर कुछ नोट करने लगा। डॉक्टर सब्त अली ने उसे एड्रेस लिखवा रहे थे। सईदा अम्मा ने कदरे हैरानी से लाउंज के दरवाजे में खड़े सालार को देखा। तुम क्या कर रहे हो? उनकी नजरें सालार के एप्रिन पर जमी हुई थी। वो कुछ शर्मिंदा हुआ। मैं बर्तन धो रहा था। सालार वापस किचन में आया और उसने एप्रिन उतार दिया। वैसे भी बर्तन वो तकरीबन धो चुका था। सालार आओ फिर इन्हें छोड़ आते हैं। उसे अपने अकब में फुरकान की आवाज़ आई। ये काम बाद में कर लेना। तुम गाड़ी की चाबी लो, मैं हाथ धोकर आता हूँ, सालार ने कहा। अगले 10 मिनट में वो नीचे सालार की गाड़ी में थे। फुरकान अगली सीट पर था और उसके बावजूद पिछली सीट पर बैठी सईदा अम्मा से गुफ्तगू में मसरूफ़ था। साथ साथ वो सालार को रास्ते के बारे में हिदायत भी देते जा रहा था। बहुत तेज़ रफ्तारी से ड्राइविंग करते हुए वो 20 मिनट में मतलूबा मोहल्ले और गली में थे। बड़ी गली में गाड़ी को खड़ी करने के बाद दोनों इन्हें अंदर गली में इनके घर तक छोड़ने गए। सईदा अम्मा को अब रहनुमाई की ज़रूरत नहीं थी। वो अपनी गली को पहचानती थी। वो फ़खरिया अंदाज में कुछ जताते हुए सालार को बताने लगी। देखो ये हलवाई की दुकान, गटर के सीमेंट वाले ढक्कन, परवेज साहब का ये घर। जी, सालार ने मुस्कुराते हुए सर हिलाता रहा। उसने इनको ये नहीं बताया कि इनकी बताई हुई सारी निशानियां सही थीं, सिर्फ उसे एक गलत इलाके में ले गई थी। आमिना बेचारी परेशान हो रही होगी। उन्होंने सुर्ख ईंट की बनी हुई एक हवेली नुमा 2 मंजिला मकान के सामने रुकते हुए 275 दफा कम अज कम कहा हुआ।
फुरकान ने आगे बढ़कर बैल बजाई। सालार कदरे सताइशी अंदाज में हवेली पर नजरें दौड़ाता रहा। वो यकीनन काफी पुरानी हवेली थी, मगर मुसलसल देखभाल की वजह से वो इस गली में सबसे बावकार लग रही थी। तुम लोगों को अब मैंने चाय पिए बगैर जाने नहीं देना है, सईदा अम्मा ने कहा। मेरी वजह से तुम लोगों को बहुत परेशानी हुई, खास तौर पर सालार को। बच्चा मुझे सारा दिन लिया फिरता रहा। सईदा अम्मा ने सालार के कंधे पर हाथ फेरते हुए कहा। कोई बात नहीं सईदा अम्मा, चाय हम फिर कभी पियेंगे, आज हमें देर हो रही है। हाँ सईदा अम्मा, आज चाय नहीं पियेंगे, कभी आकर आपके पास खाना खाएंगे, फुरकान ने जल्दी से कहा। देख लेना ऐसा ना हो कि याद ही ना रहे तुम्हें। ले भला, खाना कैसे भूलेंगे हम। वो जो आप पालक गोश्त की तरकीब बता रही थी वही बनाकर खिलाइएगा, फुरकान ने कहा। और अंदर से कदमों की आवाज आ रही थी। सईदा अम्मा की बेटी दरवाजा खोलने आ रही थी और उसने दरवाजे से कुछ फासले पर ही सईदा अम्मा और फुरकान की आवाजें सुन ली थी, इसलिए इसने कुछ पूछे बगैर दरवाजे का बोल्ट अंदर से उतारते हुए थोड़ा सा दरवाजा खोल दिया। अच्छा सईदा अम्मा, खुदा हाफिज, फुरकान ने सईदा अम्मा को दरवाजे की सीढ़ियां चढ़ते हुए देख कर कहा। और सालार इससे पहले ही पलट चुका था। गाड़ी में बैठकर उसे स्टार्ट करते हुए सालार ने फुरकान से कहा, तुम्हारी सबसे नापसंदीदा डिश पालक गोश्त है और तुम उनसे क्या कह रहे थे। फुरकान ने कहा लगा, कहने में क्या हर्ज है, वैसे हो सकता है कि वो वाकई इतना अच्छा पकाए कि मैं खाने पर मजबूर हो जाऊं। तुम जाओगे इनके घर। सालार गाड़ी मेन रोड पर लाते हुए हैरान होगा। बिल्कुल जाऊंगा, वादा किया है मैंने और तुमने। मैं तो नहीं जाऊंगा, सालार ने इनकार किया। जान न पहचान, मुंह उठाकर इनके घर खाना खाने पहुंच जाऊं। डॉक्टर सब्त अली की फर्स्ट कजिन है और मुझसे ज्यादा तो तुम्हारी जान पहचान है इनके साथ, फुरकान ने कहा। वो और मामला था, उन्हें मदद की जरूरत थी, मैंने मदद कर दी, बस इतना काफी है। इनके बेटे यहाँ होते तो और बात थी, लेकिन इस तरह अकेली औरतों के घर में तो मैं कभी नहीं जाऊंगा। सालार संजीदा था। मैं कौन सा अकेला जाने वाला हूँ यार, बीवी बच्चों को साथ लेकर जाऊंगा। जानता हूँ मेरा अकेला इनके वहां जाना मुनासिब नहीं है, नौशीन भी इनसे मिलकर खुश हो जाएगी। हाँ, भाभी के साथ चले जाना, कोई हर्ज नहीं, सालार मुतमईन हुआ। मैं जाऊं, तुमको भी साथ चलना है, उन्होंने तुम्हें भी दावत दी है। मैं तो नहीं जाऊंगा, मेरे पास इतना वक्त नहीं है, तुम हो आना काफी है, सालार ने लापरवाही से कहा। तुम उनके खास मेहमान हो, तुम्हारे बगैर तो सब कुछ फीका रहेगा। सालार को उसका लहजा कुछ अजीब सा लगा। उसने गर्दन मोड़कर फुरकान को देखा, वो मुस्कुरा रहा था। क्या मतलब। मेरा ख्याल है कि तुम इन्हें दामाद के तौर पर पसंद आ गए हो, फजूल बातें मत किया करो। साला ने उसे नाराजगी से देखा। अच्छा देख लेना, प्रपोजल आएगा तुम्हारा इस घर से। सईदा अम्मा को तुम हर तरह से अच्छे लगे हो। हर बात पूछी उन्होंने मुझसे तुम्हारे बारे में, ये भी कि तुम्हारा शादी का कोई इरादा है कि नहीं, और तो है तो कब तक इरा करने का इरादा है। मैंने कहा कि जैसे ही कोई अच्छा प्रपोजल मिला वो फौरन शादी कर लेगा। फिर वो अपनी बेटी के बारे में बताने लगी। अब जितनी तारीफ वो अपनी बेटी की कर रही थी, अगर मैं इसे 50% भी सही समझ लें तो वो लड़की क्या नाम ले रही थी, हाँ आमिना, तो तुम्हारे लिए तो बेहतरीन शरीके हयात है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, डॉक्टर सब्त अली साहब की रिश्तेदार हैं वो, और तुम इनके बारे में फजूल बातें कर रहे हो। सालार ने उसे झिड़का। फुरकान संजीदा हो गया। मैं कोई गलत बात तो नहीं कह रहा हूँ, तुम्हारे लिए तो एहसास की बात होनी चाहिए कि तुम्हारी शादी डॉक्टर सब्त अली साहब के खानदान में हो। जस्ट स्टॉप इट फरकान, ये मसला काफ़ी डिस्कस हो गया, अब ख़त्म करो, सालार ने सख्ती से कहा। चलो ठीक है, ख़त्म करते हैं, फिर कभी और दिन बात करेंगे, फुरकान इत्मीनान से कहा। सालार ने गर्दन मोड़कर चुपती हुई नज़रों से उसे देखा। ड्राइविंग कर रहे हो, सड़क पर ध्यान रखो, फुरकान ने उसका कंधा थपथपाया। सालार कुछ नाराज़गी के आलम में सड़क की तरफ मुतवज्जा हो गया। सईदा अम्मा के साथ इनका राब्ता वहीं ख़त्म नहीं हुआ। कुछ दिनों के बाद वो एक शाम डॉक्टर सब्त अली के वहाँ थे, जब उन्होंने अपने लेक्चर के बाद इन दोनों को रोक लिया। सईदा आपा आप लोगों से मिलना चाहती हैं, मुझसे कह रही थी कि मैं आप लोगों के लेकर आऊँ। मैंने इनको बताया कि शाम को वो लोग मेरी तरफ आएंगे, आप यहीं मिल लें। आप लोगों ने शायद कोई वादा किया था उनके वहाँ जाने का, मगर गए नहीं। फुरकान ने मानी खेज नज़रों से सालार को देखा और वो नज़रें चुरा गया। नहीं, हम लोग सोच रहे थे मगर कुछ मसरूफियत थी इसलिए नहीं जा पाए, फुरकान ने जवाबन कहा। वो दोनों डॉक्टर सब्त अली के साथ इनके ड्राइंग रूम में चले आए, जहाँ कुछ देर बाद सईदा अम्मा भी आ गईं और आते ही इनकी शिकायत और नाराज़गी का सिलसिला शुरू हो गया। फुरकान उन्हें मुतमईन करने में मसरूफ़ रहा, जबकि सालार खामोशी से बैठा रहा। अगले वीकेंड फुरकान ने सालार को सईदा अम्मा की तरफ जाने के प्रोग्राम के बारे में बताया। सालार को इस्लामाबाद और फिर वहाँ से गाँव जाना था, इसलिए उसने अपनी मसरूफियत बताकर सईदा अम्मा से माजरत कर ली। वीकेंड गुजारने के बाद लाहौर वापसी पर फुरकान ने उसे सईदा अम्मा के यहाँ गुजारे जाने वाले वक्त के बारे में बताया। तो वो फैमिली के साथ वहाँ गया था।
सालार मैं सईदा अम्मा की बेटी से भी मिला था, फुरकान ने बात करते हुए अचानक कहा। बहुत अच्छी लड़की है। सईदा अम्मा के बरक्स खासी खामोश तबाह है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। तुम दोनों की तो बड़ी अच्छी गुजरेगी, नौशीन को भी बहुत अच्छी लगी। फुरकान, तुम सिर्फ दावत तक ही रहते तो बेहतर था, सालार ने उसे टोका। मैं बहुत सीरियस हूँ सालार, फुरकान ने कहा। मैं भी सीरियस हूँ, सालार ने उसी अंदाज में कहा। तुम्हें पता है फुरकान, तुम जितना शादी पर इसरार करते हो, मेरा शादी से उतना ही दिल उठता जाता है, और ये सब तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से। सालार ने सोफे की पुश्त से टेक लगाते हुए कहा। मेरी बातों की वजह से नहीं, तुम साफ साफ ये क्यों नहीं कहते कि तुम इमामा की वजह से शादी नहीं करना चाहते? फुरकान ने एकदम संजीदा होते हुए कहा। ओके, मैं साफ-साफ अब कह देता हूँ कि मैं मामा की वजह से शादी नहीं करना चाहता। फिर? सालार ने सर्द मुहरी से कहा। ये एक बचकाना सोच है, फुरकान ने उसे बगौर देखते हुए कहा। ओके फाइन, ये बचकाना सोच है। फिर? सालार ने कंधे झटकते हुए कहा। देन यू शुड गेट रिड ऑफ इट। तुम्हें इससे तो अब छुटकारा हासिल कर लेना चाहिए। आई डोंट वांट टू गेट रिड ऑफ इट। सो? सालार ने तुर्की बतुर्की कहा। फुरकान कुछ देर लाजवाब होकर उसे देखता रहा। मेरे सामने दोबारा तुम सईदा अम्मा की बेटी की बात मत करना, और अगर तुम मुझसे वो दोबारा इस बात में बात करें तो तुम साफ साफ कह देना कि मुझे शादी नहीं करनी और मैं शादीशुदा हूँ। ओके, नहीं करूँगा इस बारे में तुमसे बात, गुस्से में आने की ज़रूरत नहीं है। फुरकान ने दोनों हाथ उठाते हुए सुलहजोई से कहा। जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया।